हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और हम करेंगे आज एड्रियन रिच की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, एड्रियन रिच इनके पोइट हैं। चलिए तो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाउ डू डेनिजन्स एंड chivalric add to the understanding of the tiger's attitude? So denizens means inhabitants, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। denizens का मतलब होता है inhabitants, जो वहां पे रहते हैं। and chivalric means gallant, bravery. Now tigers are territorial by nature. tigers का तो वो inhabitant है वहां के, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, एंड आर अनडिस्प्यूटेड किंग्स ऑफ देयर डोमेन, अपनी जगह के वो राजा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट द tigers are the kings of their domain. The poet attributes similar traits of character and attitude to men who also love to be the masters of their world. So वही सेम एट्रीब्यूट्स पोएट जो है वो मेल्स को देना चाह रहे हैं कि मेल्स को भी अपने डोमेन में, अपने डोमेन के, अपनी सोसाइटी के, दे लाइक टू बी द टाइगर्स। वही सेम एट्रीब्यूट्स उनको पसंद है। ठीक है, एंड दे नेवर गिव अप देयर क्लेम, और अपना क्लेम वो कभी नहीं छोड़ते हैं। Right now, how is the poem a forceful expression of the evil of patriarchy? patriarchy का जो ये evil है वो कैसे ये poem जो है आपको exhibit कर रही है? A poem Aunt Jennifer's Tigers forcefully brings out the women's struggle for survival in a male dominated world. ये जो male dominated world है इसमें women को अपने survival के लिए फिट होना, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना, वो दिखाया है। कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक बॉन्डेज एंड फ्रीडम दैट विमेन रेसल। सो कौन कौन सी उसकी लड़ाई है विमेन की लड़ाई है फ्रीडम के लिए, बॉन्डेज के लिए, दैट शी रेसल्स विद हैव बीन डिपिक्टेड थ्रू द साइलेंट सफरिंग्स ऑफ आंट जेनिफर। सो यही सब दिखाया गया है थ्रू द सफरिंग्स ऑफ आंट जेनिफर कि वो एक बॉन्डेज के लिए, बॉन्डेज विद हर हस्बैंड, एक फ्रीडम के लिए इन हर हाउस, इन हर रिलेशनशिप, उसके लिए वो रेसल कर रही है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। डू यू थिंक आंट जेनिफर इज बोथ अ विक्टिम एंड एन ऑप्रेसर? कमेंट। Aunt Jennifer is no doubt a victim of deep-rooted gender discrimination. So deep-rooted gender discrimination की वो victim है. She is also an oppressor of her own self. ऑपरेसर ऑफ हर ओन सेल्फ का क्या मतलब है कि वो खुद को भी दबा रही है। अगर वो विक्टिम है तो उसके बाद उनको अपने आप को उभरने के लिए अपने आप से फाइट करना चाहिए, बट शी इज नॉट फाइटिंग विद हर ओन सेल्फ, रादर वो क्या कर रही है, एज अ इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव वुमेन शी मेक्स हर ओन लिटिल स्पेस। वो अपने आप में ही एक छोटा सा डर की वजह से स्पेस बना रही है जहां पे शी इज परस्यूइंग हर हॉबी। वो क्या कर रही है, क्वाइटली एक्सेप्टिंग द स्लेवरी एंड डज नॉट मस्टर अप करेज टू वॉइस हर फीलिंग्स। इतना अपने अंदर करेज ही नहीं ला रही है कि आवाज उठा के अपने उस स्लेवरी के अगेंस्ट जाए, उस डोमिनेशन के अगेंस्ट जाए, लेकिन वो नहीं कर रही है। रादर शी इज क्रिएटिंग हर ओन सेल्फ स्मॉल स्पेस एंड वो वहां पे अपनी हॉबी जो वीविंग है उसको परस्यू कर रही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन कोट। Every poem breaks a silence that had to be overcome. In your opinion, what silence does the poem Aunt Jennifer Tigers break? कौन सी साइलेंस को ब्रेक कर रही हैं? The poem Aunt Jennifer Tigers breaks the silence of both Aunt Jennifer and the poet. तो देखिए कितना थोड़ा सा ट्रिकी है कि आंट जेनिफर की साइलेंस को तो ब्रेक कर ही रही है, रादर जो आपके पोएट हैं एड्रियन रिच उनकी भी साइलेंस को ब्रेक कर रही है। इन आंट जेनिफर्स केस the contrast between the slavery of Aunt Jennifer, ठीक है, तो जो स्लेवरी है आंट जेनिफर की एंड द फ्रीडम ऑफ द टाइगर्स गिव्स अ लाउड एंड क्लियर मैसेज दैट women must be relieved of their subjugation. And Adrian Rich's voice finds an expression in the poem, and in both the cases the message is brought out indirectly but emphatically. और वो मैसेज है the slavery of females. Right, now analyze long questions. Now analyze the difference in tone of the first two lines versus the last two lines of the given stanza
from Aunt Jennifer Tigers. State a reason for why the author has structured the lines to describe the aunt's fate first and then the fate of her tiger. Now, when aunt is dead, her ye lines hai, when the aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. The tone is the first two lines is pessimistic. So tone क्या है यहाँ पे lines की pessimistic tone है, while the one in the last two lines is optimistic. क्या मतलब है इन दोनों का? So pessimistic is towards the negative and optimistic is towards पॉजिटिव. ठीक है, सो ऑप्टिमिस्टिक होता है जो भगवान में भरोसा रखता है, जो पॉजिटिव सोचता है, राइट? जैसे कि मैंने डिस्क्राइब भी किया है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल प्रोटॉन्स बिकॉज प्रोटॉन्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, सो व्हेन यू थिंक पॉजिटिव यू आर ऑप्टिमिस्टिक, सो प्रोटॉन्स आर ऑप्टिमिस्टिक, ऐसे याद रखना है आपको. लेकिन जो फर्स्ट टू लाइंस है वो पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव सोच की तरफ. नाउ द पेसिमिस्टिक टोन bemoans the sad state of Aunt Jennifer. वो Aunt Jennifer की जो sad state है, जो slavery है, जो victim है वो, ठीक है, patriarchal society की, उसको depict कर रहा है. While the optimistic tone expresses the hope. अब इसमें पॉजिटिव टोन क्या होगी, वो ये आशा कर रही है, ये होप दिखा रही है कि जैसे ये टाइगर्स जो है, येलो टाइगर्स इन द सीन, दे आर फ्री इन देयर ओन स्पेस, इसी तरीके से एक दिन मैं भी फ्री होंगी, right? So that the art she has created will outlive her. ठीक है, कि वो किस तरीके से जीना चाहती हैं with the equal freedom and equality in her life. The poet chooses to first reflect the state of Aunt Jennifer's oppressed life. तो पहले पोएट ने चूज किया है कि वो दिखा रहे हैं Aunt Jennifer की जो oppressed life है उसको, because her primary motive is to highlight the ills of subjugating women. क्योंकि हमारे जो एड्रिन रिच है, जो ऑथर पोएट है, उनका जो फर्स्ट एम है वो यही है दिखाना कि किस तरीके से फीमेल्स की इल सब्जुगेशन है. ठीक है, व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम, उनकी जो सैड स्टेट है उसको दिखाना उनका प्राइमरी मोटिव है. नाउ शी वांट्स टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द प्रेसिंग नीड टू एक्सेप्ट वुमेन एज इक्वल सिटीजन्स. अब उनकी जो सेकंड डिजायर है वो ये है कि फीमेल्स को इक्वल एक स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी में, who must be allowed freedom like men. The freely prancing, proud and unafraid tigers are mentioned later. राइट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है. फ्रीली prancing, proud and unafraid tigers, ये बाद में मेंशन किए जाते हैं because it compels the writers to readers to compare the free animal with its creator who is ironically enslaved. ठीक है, तो किससे आयरनी क्या है कि वो खुद तो इतनी ऑप्रेस्ड है, विक्टिम है स्लेवरी की, लेकिन वो जो बना रही है, पेंट जो बना रही है, जो एम्ब्रॉयडरी बना रही है, वो किसकी बना रही है? फ्रीली prancing tigers की. So this is the irony, right? So the poet succeeds in drawing attention towards the importance of equality and freedom in human relationships, especially of man and women. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंट पोर्ट्रेयल्स ऑफ विमेन इन द टेक्स्ट Aunt Jennifer's Tigers, Going Places, Lost Spring and My Mother at 66 offer insights into the experiences of women in society. आपकी ये सारी जो पोएम्स हैं ये फीमेल्स को सोसाइटी में क्या उनका दर्जा है, क्या प्लेस है, उसको डिपिक्ट करता है. ठीक है, हम हमेशा क्रॉस थीम क्वेश्चंस करते हैं. यहाँ पे देखिए सारे चैप्टर्स की थीम्स को उन्होंने किस तरीके से कोरिलेट किया है. Offering insights into the experiences of women in society, you have been asked to address your peers and share the ways these portrayals highlight the diversity of the female experience, the importance of understanding each individual women's challenges and experiences. और आपको उसी के लिए इन्हीं 3 पॉइंट्स से डिस्क्राइब करते हुए आपको एक स्पीच टाइप लिखनी है. Now, good morning everyone. As I analyze the allotted text, जो भी आपके ये सारे टेक्स्ट थे उनको जब मैंने एनालाइज किया, right, I noticed that though each portrayal is unique, they all offer varied insights into the experiences of women in a patriarchal society.
Aunt Jennifer has been portrayed as a victim unable to attain freedom and dignity. In contrast, Sufi is portrayed as ambitious. तो आपको थोड़े थोड़े से कैरेक्टर्स हर टेक्स्ट से लेने हैं. So यहाँ पे सूफी को एक ambitious and determined to break free from societal norms ऐसा दिखाया है कि वो सारे सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ के आगे बढ़ना चाहती है. She is very ambitious. Now, while Sufi's mother has conformed to the suppressive practices and sacrificed her individuality, the grandmother and the daughter-in-law in Lost Spring, तो सूफी की जो मदर है उन्होंने सैक्रिफाइस करके फैमिली में सेटल डाउन होने की ऑप्ट किया, लेकिन जो ग्रैंड मदर और डॉटर इन लॉ है जो लॉस्ट स्प्रिंग में है वो ये पोर्ट्रे करती है रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ पॉवर्टी एंड द सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स ऑफ देयर कास्ट. They never think of resisting the social restraints imposed on them. Then the analysis of the portrayal of the aged mother in poem My Mother at 66 reveals her vulnerability and the need of protection. It also draws attention to the unaddressed vulnerability. ठीक है, तो आपने थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स सबसे लिया और उसके बारे में सम अप कर दिया. Now, both Aunt Jennifer and Aunt Jennifer's Tiger and rustic people in a roadside stand suffer the pains of slavery. How can you present their situations to be similar despite their dissimilar backgrounds? So, dissimilar backgrounds होने के बाद भी आप उसमें क्या similarity निकाल सकते हैं? So, Aunt Jennifer's financial background differs dramatically from that of the poor villagers. Now, Aunt Jennifer is the wife of a rich man as indicated by the heavy rings she wears on her fingers. Right? Now, the roadside stand owners, on the contrary, they are utterly poor and are deprived of all the comforts. उनके पास कोई comforts नहीं है. However, both Aunt Jennifer and the roadside owners are slaves. Aunt Jennifer suffers the slavery to her husband as a result of the unjust distribution of powers, rights and responsibilities in a patriarchal society. The villagers in Robert Frost's poem, on the other hand, वो सब slaves हैं to their pathetic predicaments. They too are the victims of an unjust system, the unequal distribution of wealth in cities and towns. Just as there is a glaring disparity between the lives of men and women in a male-dominated society, there is a gaping gap between the lives of the rich and the poor in a capitalistic society. Now, therefore, both Aunt Jennifer and the village roadside stand owners are the sufferers in the systems of inequitable distribution of powers and rights. और इसीलिए Robert Frost raises a voice for the liberation of poor people from poverty. Adrienne Rich, she indirectly raises a voice for the emancipation of women. ठीक है, so इसमें ये dissimilarity होने के बाद भी their poets are raising their voices for the different indifferences in the society. राइट, सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी है जिसका आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा है, यू नो दैट यू कैन इजीली पेन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. राइट, ये क्रॉस थीम क्वेश्चंस जो मैंने आपको लॉन्ग में कराए, दे आर रियली इंपॉर्टेंट. अब तक आपको समझ में आ चुका होगा बिकॉज आपके जितने भी स्कूल के प्री बोर्ड्स होंगे, टर्मिनल्स होंगे या फिर हमारे बोर्ड्स होंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. क्रॉस थीम क्वेश्चंस डेफिनेटली कवर 6 मार्क क्वेश्चंस देयर इन योर पेपर. राइट, चलिए, थैंक यू.